7वीं सदी में ह्वेनसांग और फाहियान नामक प्रसिद्ध चीनी यात्री शिक्षा प्राप्त करने के लिए तमाम कठिनाइयों को सहकर भी भारत आए और कई सालों तक रहकर बौद्ध धर्म और भारतीय सामाजिक ढांचे को समझने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया। ह्वेनसांग तो वहाँ कई साल रहकर पढ़े और जो नालंदा मोनास्ट्री के हेड थे उनका नाम था शीलभद्र और उनसे उन्होंने पढ़ा, ज्ञान अर्जित किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ह्वेनसांग जब यहाँ से वापस गए तो अपने साथ वो 657 पांडुलिपियाँ ले गए चीन, और उसका उन्होंने अनुवाद किया जाकर के चीन में बहुत सारी पांडुलिपियों का। ह्वेनसांग से लेके इत्सिंग से लेके जो लोग भी आए वो सारे के सारे नालंदा में गए और नालंदा से ही उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और बाद में चीन के सांस्कृतिक विकास में उन लोगों ने एक अहम भूमिका निभाई। उस समय यातायात के साधन इतने सुगम नहीं थे, फिर भी भारतीय संस्कृति और बौद्ध दर्शन को समझने की ललक विदेशी यात्रियों को भारत खींच लाती थी। ह्वेनसांग या उनके पहले सुंगयुन या उनके पहले फाहियान ये लोग आए तो ये लोग चीन से खोतन होकर के, फाहियान और सुंगयुन खोतन होकर के इधर से तब हिंदुस्तान में पहुँचे। फिर इधर से जो लोग आते थे आपको कोरिया जापान वगैरह से, तो सी रूट भी अवेलेबल था, कुछ लोग तिब्बत के थ्रू भी आते थे। उस समय में भी जब हम देखते हैं तो लोग बहुत डिस्टेंसेस ट्रैवल करते थे, कहाँ चाइना, कहाँ नालंदा, कहाँ श्रीलंका, तो काफ़ी डिस्टेंसेस लोग ट्रैवल करते थे और ये बाय सी ट्रैवल करते थे, ऑल्सो बाय लैंड ट्रैवल करते थे, तो दोनों तरीके से मूवमेंट थी। सिर्फ संस्कृति ही नहीं, भाषा और लेखन शैली भी एक महत्वपूर्ण विषय था। खासतौर से विदेशी छात्रों के लिए तो स्थानीय भाषा का ज्ञान बहुत ही जरूरी था। इसलिए विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए पहले उनको संस्कृत और पाली जैसी भारतीय भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता था। जो भी लोग आते थे, जो भी पिलग्रिम्स आते थे या और लोग जो आते थे, तो उनके लिए पहले कुछ भी समझने से पहले लैंग्वेज ज़रूरी थी, लिखने की विधि ज़रूरी थी और लिखने की जिस स्क्रिप्ट में लिखा जाता था उसको जानना बहुत ज़रूरी था। दोनों तरीके से ये नॉलेज बढ़ाया जाता था, एक तो नालंदा में रह के और एक नालंदा में आने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करके, तो जैसे इंडोनेशिया में सुमात्रा में रह के या और जगह रह के जहाँ लैंग्वेज सीखनी, मैन्युस्क्रिप्ट्स के ऊपर लिखना सीखना, ये सब भी सीखा जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों को कड़ी प्रवेश परीक्षा से गुजरना पड़ता था। ये विश्व का पहला विश्वविद्यालय था जिसमें छात्रों का चयन प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाता था। संस्कृत का ज्ञान आवश्यक, करीब आवश्यक ही था और वहाँ एक पहली यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय आप कह सकते हैं जहाँ पर कि एडमिशन टेस्ट होता था। दुनिया में कहीं भी एडमिशन टेस्ट की बात यूनिवर्सिटी में नहीं कही जाती थी। वहाँ एडमिशन जब दूर दूर देश से लोग विद्वान आते थे, चीन से आते थे, तिब्बत से आते थे, आप जानते ही हैं फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग, ये सब चीन के परिव्राजक थे। ये तो केवल एक दो जो बहुत प्रसिद्ध हुए, इनके अलावा और कितने ना जाने कितने देश से लोग आते थे, हमें उसके पास रिकॉर्ड नहीं है। ये वर्णन से, यात्रा विवरण से हमें ये पता लगता है कि सबसे पहले जो वहाँ द्वारपाल होते थे, चौकीदार, उस चौकीदार जो है विद्वानों का टेस्ट लेते थे। वो अगर वो कहते हाँ ये ठीक है, हमारे यहाँ पढ़ने लायक है, तो उनको एडमिट किया, भर्ती की जाती थी। ये और फिर वो चौकीदार जो है वो भी प्रकांड विद्वान थे। छात्रों को रहन सहन और शिक्षा ग्रहण करने के लिए कड़े अनुशासन से गुजरना पड़ता था। बौद्ध धर्म में भिक्षुओं के जीवन यापन करने के जो आदर्श हैं, उन सभी नियमों का पालन छात्रों को करना पड़ता था। नालंदा में मेनली बुद्धिस्ट मंक्स रहते थे और बुद्धिस्ट मंक्स के लिए बड़े बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी रूल्स हैं जो कि विनय पिटक में ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं।
कि उनको कैसे क्या किस टाइम पे क्या करना चाहिए, तो ये और किस डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए। तो ये बुद्धिस्ट कैनन में ऑलरेडी लिखा हुआ है और इसको फॉलो भी किया जाता था, क्योंकि हर 15 दिन डिफरेंट सेरेमनीज थी जिसमें कि ये सब रूल्स दोबारा दोहराए जाते थे। हालांकि कड़े अनुशासन के बावजूद भी गुरु शिष्य श्रेष्ठ परंपराओं का पालन किया करते थे। विश्वविद्यालय का आंतरिक सभागार कक्ष इस बात का प्रमाण है कि दोनों ने मिलजुल कर नालंदा विश्वविद्यालय के गौरव को शिखर पर पहुंचाया था। प्रकोष्ठ था, उसमें एक एक एरिया था कि जहाँ पर गुरु भी रहते थे और चारों ओर शिष्यगण रहते थे, और उनको अपनी एरिया डिवीज़न था कि वो उसी अधीन में ही, उनके अधीन में ही वो रहते थे। सारा दिनचर्या जो है उनके देख रेख में ही वो करते थे। फिर उनके एक सामूहिक प्रार्थना स्थल भी था, सुबह शाम जाकर वहाँ पर प्रार्थना करते थे। जो आध्यात्मिक जो कार्य है वो करते थे वहाँ पर, ध्यान साधन, केवल पढ़ाई नहीं, वो ध्यान साधन भी करते थे वहाँ तो उसकी व्यवस्था, समुचित व्यवस्था थी वहाँ पर। ये अपने आप में जो था एक मोनेस्ट्री है, और इसमें यही व्यवस्था थी, चारों तरफ कमरा, फिर बरामदा, लेक्चर हॉल, लेक्चर स्टेज जिसमें कुआं है, कुआं। प्राचीन और मध्यकाल के जो शिक्षा केंद्र थे सारे थे आश्रम टाइप, गुरुकुल सिस्टम, इसीलिए रहने सहने की सारी व्यवस्था एक साथ, पढ़ने की व्यवस्था एक साथ इस रूम में।